सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका उत्तर होगा इटली। तो यूनेस्को ने इतालवी व्यंजनों को आधिकारिक तौर पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, जिससे इटली अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है। ये घोषणा भी कहां पर की गई? नई दिल्ली में, भारत में, जो अभी 20वीं यूनेस्को का 20वां जो सांस्कृतिक सम्मेलन हो रहा था, वहीं पर इसकी घोषणा की जाती है। और ये पहली बार भी है जब यूनेस्को ने किसी देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को मान्यता दी है। अच्छा, इटालियन कुकिंग को ये मान्यता क्यों मिली है? क्योंकि इटालियन कुकिंग प्रैक्टिस को दुनिया में बेस्ट माना जाता है। इसमें सीजनल और लोकल फल, सब्जी, मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इटालियन कुकिंग को एक स्किल्स की तरह देखा जाता है। इसमें लोग फूड के साथ आत्मीयता पर फोकस करते हैं। तो सिंपल सा याद रखेंगे आप तो कि अभी कौन सा देश अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा इटली। अब यहाँ पहले मैं आपको इटली लेकर के चलता हूँ, फिर यूनेस्को की बात करते हैं। तो ये रहा मैप में इटली। कैपिटल रोम हो गई। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहीं पर है। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री हैं जॉर्जा मेलोनी और प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरेला। और आपको याद है, अभी पहली बार प्रकाश लाइट को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया था? इटली के वैज्ञानिकों ने। चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? रोम, इटली में, जिसकी सह अध्यक्षता जापान ने की थी। और यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। और डायरेक्टर जनरल अभी नए बने थे, खालिद अल नैनी। ये इजिप्ट से हैं, मिस्र। और अभी हमने पढ़ा था कि यूनेस्को ने अभी 72 शहरों को, 46 देशों के 72 नए शहरों को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में शामिल किया था। और यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में भारत की दीपावली को भी अभी शामिल किया गया। इस तरह से ये भारत की 16वीं अमूर्त धरोहर बन गई इसमें शामिल होने वाली। यूनेस्को की अभी 20वीं जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का जो सम्मेलन है, पहली बार इसका आयोजन अभी भारत में हुआ। भारत में भी कहा? नई दिल्ली के लाल किले में। और भारत के टोटल मूर्त धरोहरों की बात करें तो ये कितनी है? टोटल 44 है। 44 नंबर का भी लेटेस्ट बना था भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। और 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार पूछे तो ये मिला था ला प्रेंस को। ये निकारागुआ देश का 100 साल पुराना अखबार है। और इसके बाद निकारागुआ ये यूनेस्को से अलग हो गया था। तो इतनी बातें आप ध्यान रखना यूनेस्को से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजकुमार गोयल को। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव ये रह चुके हैं राजकुमार गोयल। और अभी इन्हीं को भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। 13वें नंबर के ये हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए। और इनको यहाँ पे शपथ दिलाई किसने? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और उनकी नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 सब क्लॉज 3 के तहत की गई है। और आप कह सकते हो ये नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पे होती है। इस समिति में जो प्रधानमंत्री वो अध्यक्ष होते हैं, बाकी लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। और यहाँ पे इन्होंने किनका स्थान लिया? हीरालाल सामरिया का स्थान लिया है। और अगर प्रश्न आता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त को शक्तियां किस कानून से प्राप्त होती है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से। और याद रखना, इनको फिर से, इनका मतलब कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए? राजकुमार गोयल बन गए। अच्छा, ये ऑप्शन में ये नाम देखो, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये केंद्र सतर्कता आयुक्त है हमारे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और प्रवीण सूद, प्रवीण प्रवीण दो नाम है, प्रवीण सूद सीबीआई में चीफ हैं ये। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं आपके लिए, हम रिवाइज करते हैं। देखो, जैसे अभी भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने थे संजय गर्ग। एसोचेम के अध्यक्ष बने निर्मल कुमार मिंडा। फिक्की के अध्यक्ष बने अनंत गोयनका। महालेखा नियंत्रक बनी थी अभी टीसीए कल्याणी, 29 नंबर की। और प्रधानमंत्री जी के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन। फसाई के सीईओ रजित पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी उमा कांजीलाल। एरडाई के प्रमुख अजय सेठ। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक बने दीपक बागला।
रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी थी सोनाली मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने अभिजीत सेठ। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ बनी प्रिया नायर। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी आस्था पूनिया। CIA कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने राजू मेमानी। और राष्ट्रपति की अभी पहली महिला ADC ये बनी थी यशस्वी सोलंकी। खो खो महासंघ के प्रमुख बने सुधांशु मित्तल। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने पल्ले गंगार रेड्डी। और इसका मुख्यालय याद रखना ये निजामाबाद तेलंगाना में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत ने अपना पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुव 64। तो अभी भारत ने अपना पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है ध्रुव 64। इसका निर्माण सीडेक पुणे ने किया। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। ये चिप 1.0 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पर काम करता है और इसमें 64 बिट डुअल कोर आर्किटेक्चर है। डुअल कोर होने का मतलब है ये मल्टीटास्किंग है। देखो लिखा भी हुआ है कि इसे पहले के स्वदेशी प्रोसेसरों की तुलना में कुशल प्रोसेसिंग, बेहतर मल्टीटास्किंग और उच्च विश्वसनीयता में सक्षम बनाता है। तो इसके उपयोग से विदेशी चिप्स पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। वैसे ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने कई स्वदेशी प्रोसेसर चिप्स बनाई हैं, जैसे कि कुछ एक मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट जो है। शक्ति, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है शक्ति के बारे में। 2018 में इसका निर्माण किया था IIT मद्रास ने। रक्षा और अंतरिक्ष के लिए इसको बनाया गया। एक अजित है, ये भी 2018 में इसका निर्माण हुआ था, IIT बॉम्बे ने बनाया था। ये फैक्ट्रीज और रोबोटिक्स में इस्तेमाल होता है। और विक्रम के बारे में तो इसी साल हमने पढ़ा था, इसरो ने इसका निर्माण किया था। अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में ये काम आएगा। तेजस 64 का निर्माण भी इसी साल हुआ था। सीडेक पुणे ने इसको बनाया था फैक्ट्री ऑटोमेशन के लिए। बाकी कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। देखो, एक तो याद रखना, अगर पूछते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन ये कब लॉन्च होता है, तो 29 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च होता है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसके लिए बजट रखा था 76,000 करोड़ रुपए का। और देखो ये प्रश्न मैंने कहा ना एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न इस तरह से आया था कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है जिसे IIT मद्रास ने बनाया था? शक्ति। तो ये पहला था हमारा शक्ति। उसके अलावा अभी मोदी जी ने देश के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया था, उसका नाम विक्रम है। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ था, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला वन्य जीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? तो आंसर होगा नेशनल हाईवे 45। तो NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया। मतलब इसमें सड़क पर लाल रंग के चौकोर चिन्ह बनाए गए हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। तो ये ड्राइवरों को उभरे हुए नजर आएंगे, जिससे ड्राइवर अपने वाहन की स्पीड कम कर लेंगे। मतलब एक तरह से उन्हें अलर्ट करने का काम करेंगे ये लाल कलर के चिन्ह, कि भैया यहाँ पे आपको गाड़ी धीरे चलानी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहां से आप निकल रहे हो, ये बाघ, हिरण, सांबर, सियार और अन्य वन्य जीवों का घर है। वे बार बार रोड पार करते हैं, तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, इससे वो उनकी भी मौत हो जाए और आपकी भी जान जा सकती है। ठीक है, तो बस यही इसका उद्देश्य है कि आपको वहां से जो वाहन निकल रहे हैं उनको धीरे चलाना है। और ये लाल चिन्ह वाला रोड कितना लंबा है, आप पूछोगे कितने लंबे रोड पर ये दिखाई देंगे चिन्ह? तो ये नेशनल हाईवे 45 पर 11.96 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर लंबे हिरण सिंदूर खंड पर स्थित है, जो कि भोपाल और जबलपुर को जोड़ता है। मतलब लंबाई पूछ रहे हो ना, तो लगभग 12 किलोमीटर लंबाई पर ये चिन्ह आपको इस तरह से दिखाई देने वाले हैं NH45 पे। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये राजमार्ग नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से घिरे एक घने वन गलियारे से होकर के गुजरता है। तो प्रश्न तो हमारा यही था कि भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? तो नेशनल हाईवे 45। और लंबाई भी मैंने आपको बता दी, लगभग 12 किलोमीटर लंबा।
NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1988, नई दिल्ली में मुख्यालय है और चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। अभी इसी ने प्रोजेक्ट आरोहण भी शुरू किया था, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए। और NHAI ने ही ICICI बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम भी शुरू किया। कहाँ पर? गुजरात में, नेशनल हाईवे 48 पर। ठीक है। बाकी देखो, सड़क यानी कि रोड से संबंधित कुछ और प्रश्न आपको कराऊं तो 2025 वाले प्रश्न करवाता हूं मैं आपको, है ना। भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। और मॉर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा, पहले पे अमेरिका है। वहीं मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत तीसरे स्थान पर है। अभी 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 इसका आयोजन हुआ या ये मनाया गया 12 से लेकर 18 मई तक। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। किस एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर को बनाया गया? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 1.2 किलोमीटर लंबाई है। और सड़क सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने मेरी योजना नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है या इससे क्या होगा? तो राज्य के नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार दोनों की, मतलब केंद्र की भी और राज्य सरकार की भी जो भी योजनाएं हैं उनकी संपूर्ण, सही और एकीकृत जानकारी यहां से प्राप्त कर पाएंगे। बाकी देखो, कुछ एप्लीकेशन और पोर्टल्स में आपको रिवाइज कराऊं, फिर मैं आपको उत्तराखंड भी लेकर के चलूंगा। जैसे कि देखो, कायका सेतु पोर्टल को कर्नाटक ने शुरू किया था। गज रक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने। और इनके जो मतलब है, जो अर्थ है, इनके जो काम है वो यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। और SCNET ऐप को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रवाह पोर्टल को RBI ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, AI चैटबॉट सारथी को हरियाणा सरकार ने और ई सेहत ऐप को जम्मू कश्मीर ने, राइज एप्लीकेशन को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। बाकी जो आज के प्रश्न में पूछा था वो था मेरी योजना पोर्टल, उसको उत्तराखंड ने लॉन्च किया। तो ले चलते हैं आपको उत्तराखंड। ये रहा मैप में उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल देखो, 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर है गुरमीत सिंह। तिहरी डैम आपको यहाँ पर मिलेगा, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में ही। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे और अभी नवीनतम नाम रामगंगा नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। इसके बीच में से रामगंगा नदी निकलती है। राजा जी टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। और फेस्टिवल्स की बात करें तो फूलदेई त्योहार हो गया, मक्खन महोत्सव हो गया, अंडूरी मक्खन महोत्सव, अंडूरी कहते हैं इसको, हरेला उत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। यहाँ का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया, पक्षी है हिमालयन मोनाल, फूल है ब्रह्म कमल और मछली है प्यूटेटुर महसीर। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी बनेंगे यहाँ से, जैसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 ये हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। देश का पहला साइकेट गार्डन कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन होता है देहरादून उत्तराखंड में। ऑपरेशन कालनेमी का आयोजन हुआ था यहीं पे। फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन पहली बार हुआ था भारत में। भारत में भी कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया, ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तराखंड। ठीक है, सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो यहाँ पे हम बात करें ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 की। इसको जारी किया अमेरिका के जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने। और इसमें टॉप पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। यहाँ पे भारत का स्कोर बताया गया 21.59, चौथे पे साउथ कोरिया वगैरह है। तो भारत का स्थान याद रखना तीसरा है, टॉप पर अमेरिका है। और पिछली बार 2023 में भारत 7वें स्थान पे था और अब हम देख रहे हैं भारत तीसरे स्थान पे आ गया है।
तो ये जो इंडेक्स है ये दुनिया में देशों की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के प्रिपेयर्डनेस यानी कि तत्परता को मेजर करता है। तो इसमें भारत की रैंक आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉपर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96 पे है, टॉपर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक 2023-24 आया, इसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर रहा गुजरात। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पर है, टॉपर नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स पहली बार जारी किया, इसको आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने। टॉप पे पटना जिला है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत की रैंकिंग 41 और टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 10 रैंकिंग हमने यहाँ पे रिवाइज किया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में चिली देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आंसर होगा जॉस एंटोनियो कास्ट को। तो जॉस एंटोनियो कास्ट ने चिली के प्रेसिडेंट के पद के लिए भी चुनाव हुए थे और उसको जीत लिया, और अब वे होंगे चिली के नए प्रेसिडेंट 38 नंबर के। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको चिली ले चलता हूँ। ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे एंड में आप देखेंगे चिली। चिली की तरह है ये। कैपिटल इसकी सेंटियागो होती है। करेंसी है चिलियन पेसो। और अटाकामा का मरुस्थल, जिसे विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहते हैं, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। और माउंट एकांगुआ, यह अर्जेंटीना में स्थित है, लेकिन ये चिली अर्जेंटीना सीमा के करीब है और एंडीज पर्वतमाला का ये हिस्सा है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट जो जिन भी देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने थे, वो वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी साने ताकाइची। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री फोर्टुनाट रुफिन। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कर्नल माइकल। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बने थे सेबेस्टियन लेकॉर्न। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगार रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामेलेद्रेस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जेम्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन बरेक बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईसीसी ने किसे नवंबर 2025 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा को। तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नवंबर 2025 महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है भारत की शेफाली वर्मा को। वहीं पुरुषों की बात करें, यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना, तो साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर को चुना है। ठीक है, बाकी आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई। सीईओ अभी संजू गुप्ता बने थे, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। चेयरमैन जय शाह हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल में किसे कोल इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया अभी? तो आंसर होगा बी साईराम को। तो अभी कोयला मंत्रालय ने बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया है। उन्होंने सनोज कुमार झा का स्थान लिया है। बाकी अपॉइंटमेंट तो मैंने आज आपको बहुत सारे रिवाइज करवा दिए। 2-4 प्रश्न आप ये देखो। एक तो कोयला खनिक दिवस याद रखना। कोल इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो कोयला खनिक दिवस 4 मई को होता है। और अपना अंतिम कोयला बिजली प्लांट बंद करने वाला G7 कंट्री बना था इंग्लैंड। और इंग्लैंड ही ये पहला देश था जिसने सबसे पहले कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया था 1882 में। भारत का वैसे नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट क्या है? 2070 है। और 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी थी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया गया, उसका नाम नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक रखा गया। और भारत ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। और भारत ने पिछले साल 1 अरब टन उत्पादन के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया। भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कौन सी थी? ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र में थी ये, जहां 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे शुरू किया था।
ये कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 67। तो अभी आर्टन कैपिटल ने अपना पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया है और इस इंडेक्स में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट्स को रैंक किया जाता है। मतलब पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली होने का क्या मतलब है कि आप उस देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने रैंकिंग जारी की। भारत को 67 रैंक पे रखा है। पिछले साल भारत को 69 रैंक पे रखा था। टॉप पर यूएई को रखा और दूसरे स्थान पे सिंगापुर और स्पेन को साथ साथ दूसरे स्थान पे रखा। भारत की रैंक है 67। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न कल पूछा था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। और किस योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन किया जाएगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का। और पोंडेरू खादी को जीआई टैग मिला, इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। सिलिसेड झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला, ये किस राज्य में है? राजस्थान। विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड ये कहाँ पर बनाया गया? आंध्र प्रदेश। और हाल ही में लाए गए शांति बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना। पहली बार आयोजित किया जा रहा एशियन लेजेंड कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? थाईलैंड। केंद्रीय कैबिनेट ने किस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी? बीमा सेक्टर। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि विजय दिवस हम कब मनाते हैं? तो 16 दिसंबर आंसर होगा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? तो आंसर क्या होगा इसका? 2027। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।